नमस्कार, कशिश न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी और कशिश न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं नीलकमल जी। इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उस पर क्या हवा का रुख रहा है, कौन एज ले रहा है, कौन पिछड़ गया है, क्या कुछ होने वाला है। हालांकि परिणाम 23 नवंबर को आएगा, लेकिन हम लोग जो मतदान हुआ है, वोटिंग हुई है, उसी आधार पर चर्चा करेंगे कि क्या परिस्थिति है। क्या एनडीए को एज मिलता दिख रहा है या महागठबंधन। हालांकि सीट महागठबंधन के खाते में ही फिलहाल ज़्यादा है। रवि सर, क्या लगता है, आपने चारों सीटों पर बेहद बारीकी से नज़र बनाए रखा था आपने, क्या लगता है? शुरुआत हम लोग तरारी से करते हैं, उसके बाद फिर बेलागंज, फिर इमामगंज और रामगढ़ पर चर्चा करेंगे। तरारी में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, ये जो 4 सीट पर उपचुनाव हुए हैं उसमें से 3 सीट महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का था, एकमात्र सीट है जो एनडीए फोल्ड में थी। तो ये सबको अपना अपना दुर्ग, अपना अपना किला बचाने की कवायद में है, इसको देखा जा सकता है। और ये जो उपचुनाव है ये कहीं ना कहीं आपको 2025 में क्या होगा यह भी आपको इशारा संकेत देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब इसको सेमीफाइनल मान करके चला जा रहा है। हाँ, नहीं, सेमीफाइनल मानिए जो मानिए, लेकिन आप देखिए जब भी परीक्षा देते हैं तो वो उसमें मान लीजिए परीक्षा में आपको क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर वो वीकली भी परीक्षा तो परीक्षा है, लेकिन उसको उस नज़रिए से हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो 25 में जब चुनाव होगा, आम चुनाव जब बिहार विधानसभा का होगा, तो उसमें कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। इसी लिहाज से हम कह रहे हैं कि सबको अपना अपना दुर्ग बचाने की कवायद में, इंडिया हो या एनडीए हो, वो सब लोग लगे हुए हैं। तो आप सबसे पहले तरारी की बात करना चाह रहे हैं। देखिए, तरारी की सीट को पहले समझना पड़ेगा। तरारी जो है सो यह आरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है। और ये इस बार सुदामा प्रसाद जो भाकपा माले के थे, जो उनकी सिटिंग सीट थी, वह एमपी हो गए, सांसद हो गए आरा से। इसके कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो यहाँ से आप तरारी में देखिएगा, राजू यादव भाकपा माले के प्रत्याशी हैं। राजू यादव निश्चित तौर पर मजबूत पहलवान भाकपा माले ने दिया है, इनका भी ग्राउंड जीरो पर इनका बहुत काम बोलता है। लेकिन तरारी का जब आप समीकरण समझेंगे तो वहाँ पर जो नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे, जो समता पार्टी के कार्यकाल में, आप सबसे पहले आप चलिए, उस समय से वो लड़े थे और उस समय से उनकी चमक और धमक जो इस क्षेत्र में बरकरार है। और अभी भी उनकी यूएसपी क्या है, समाज के हर वर्ग को लेकर के चलते हैं। उनके पुत्र इस बार चुनाव, हाँ, विशाल प्रशांत लड़ रहे हैं। तो वही उनके पिताश्री की जो यूएसपी है वही उनके पुत्र पर चढ़ी हुई है। और वही आप विशाल प्रशांत की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो एक पढ़े लिखे और समझ माने दूसरे जो अब वहाँ पर आप पहले से चलिएगा, आप आज से 3 दशक पहले वहाँ पर भाकपा माले जो आईपीएफ होता था, तो वो क्या करता था, जिस जमीन पर डंडा झंडा गाड़ दिया वहाँ पर जो है सो उसका जमीन हो गया। तो उससे निपटने के लिए कह लीजिए या उससे सलटने के लिए कह दीजिए, सुनील पांडे जैसे लोग ही वहाँ पर वैसे लोगों से निजात दिलाया था। तो यह वहाँ के आम आवाम में यह मैसेज है। और देखिए, एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं आपको तरारी में दिखाई पड़ी। सुदामा प्रसाद जो सिटिंग एमएलए थे वहाँ पर, जब तो एमपी हो गए, तो वो आप जहाँ पर भी बात करिएगा तरारी विधानसभा के, तो आपको यही लोग कहेंगे जो पहले के का रोड, सड़क, पुल पुलिया बनाया हुआ था वही है, कोई इधर डेवलपमेंट, कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो यह एक बड़ा फैक्टर, बड़ा चीज़ दिखाई पड़ा तरारी के विधानसभा चुनाव में। तो और उसके अलावा जो जनसुराज से वहाँ पर किरण सिंह जो प्रत्याशी थी, राजपूत समाज, सवर्ण समाज, ऐसा माना जा रहा था कि वह बड़ा डेंट करेंगी सवर्ण के वोट में, तो वैसा कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इवन देन जहाँ पर किरण सिंह जिस गांव से, जिस प्रखंड से, जिस ब्लॉक से आती है, वहाँ पर भी उनको उनकी अच्छी, जहाँ पर हमको जो फीडबैक मिला है वैसा वोटिंग उनके पक्ष में नहीं हुआ। हालांकि समीकरण को बनाने, बिगाड़ने के लिए कहा जाए इस लिहाज से, तो किरण सिंह एक वहाँ पर मजबूत दिखाई पड़ी, लेकिन समीकरण को वो बिगाड़ पर लास्ट टाइम में वहाँ पर जनसुराज के प्रत्याशी भी बदल दिए गए थे, चूंकि हाँ, पहले लेफ्टिनेंट अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल वहाँ पर वीके सिंह को बनाया था उसके बाद से, लेकिन तकनीकी कारणों से उनका नहीं हो सका। तो ये देखिए सबसे बड़ी बात है, वहाँ पर 40,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता है। मुस्लिम मतदाता भी आपको जो सो विशाल प्रशांत को भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट रहते हुए उनको वोट मिला है, यह सबसे बड़ी बात है। आप कहीं से पता कर लीजिएगा, चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो, और पिछली बार जो सुनील पांडे निर्दलीय खड़ा हुए थे इस सीट से, तो वो
कितना कम मार्जिन था यह तो सबको समझ सकता है। और इस बार तो एनडीए का समीकरण भी बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो पहले जो ग्रैंड अलायंस बना के उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे, चिराग पासवान अलग लड़े थे, इस बार तो मजबूती के साथ लड़ा गया। तो इस सीट में, और ऐसे भी इस सीट पर सुनील पांडे की चमक और धमक है, उस कारण हम उनके पुत्र आपको कहीं ना कहीं उनको एज मिलता हुआ दिखाई पड़ा है यहाँ पर। चलिए ठीक है, तरारी पर ही बस इन्होंने कहा कि एज मिलता हुआ दिख रहा है विशाल प्रशांत का, यानी बीजेपी कैंडिडेट का। आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? बिल्कुल रवि जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से सुनील पांडे का जो एक वहाँ पर अपना वर्चस्व है, अब उनके पुत्र जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। लिहाजा आप देखिए, पिछली बार जो सुनील पांडे लड़े थे, निर्दलीय लड़े थे, वो सेकंड पोजीशन पर रहे थे। इस बार एनडीए का पूरा समर्थन, यानी जेडीयू का और बीजेपी का जो कोर वोटर है वो भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो लिहाजा समझना मुश्किल नहीं है कि विशाल प्रशांत जो हैं वो कितने मार्जिन से वहाँ जीतेंगे। रही बात जन सुराज की, तो जन सुराज इस इलेक्शन में हम तो ये कहेंगे कि वो कह रहे थे कि जैसे वो कैंडिडेट को बदला गया, तो कैंडिडेट ऐसे को चुना था जन सुराज ने जिनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, तो वो टेक्निकली वो वहाँ पर नहीं चुन पाए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना सीरियस था वो जन सुराज। एक लग रहा था चुनाव के पहले कि उपचुनाव में जन सुराज जैसी पार्टी जो है कुछ अपना फैक्टर साबित हो सकती है, एक ट्रायंगुलर शक्ल दिया जा सकता है महागठबंधन और एनडीए के बीच में, लेकिन उनकी तैयारी थी। तो अब ऐसा लगता है कि जो बाकी पार्टियां जो बोलती हैं एनडीए या महागठबंधन की ओर से कि वो एक इवेंट मैनेजर ही हैं, तो उसी प्रकार का उनका पार्टी का तो खैर वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता है। दूसरी बात रही, उन्होंने कहा कि मुस्लिम मतदाता जो हैं वो वोट दे रहे हैं सुनील पांडे को, तो हो सकता है कि वो किसी कारणवश दे रहे हों, लेकिन हमको ये नहीं लगता है कि मुस्लिम मतदाता एनडीए के साथ जाएंगे, क्योंकि एमवाई समीकरण जो है वो इंटैक्ट है। और मुसलमान वोटर इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में ये देखने को मिला था कि बहुत एग्रेसिव होकर के एनडीए के विरोध में मत गए थे। हाँ, बावजूद इसके जितने मुस्लिम वोटर हैं वहाँ, वो अगर यूनाइट होकर के अगर आरजेडी को भी देते हैं या महागठबंधन को भी देते हैं, तो ये जो वोट परसेंटेज जो है जेडीयू का और बीजेपी का, और उसके साथ साथ अपना वोट जो है सुनील पांडे का, वहाँ पर अगर तीनों को मिला दिया जाए तो वो वहाँ से विशाल प्रशांत जो है वो जीत सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। अब तो 23 तारीख को ही ये पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, हम लोग अनुमान ही लगा रहे हैं, नतीजे तो 23 तारीख को आएंगे तब पता चलेगा। दूसरी सीट बेलागंज, लगातार वहाँ से जो अभी सांसद चुने गए हैं जहानाबाद के, वो जीतते आ रहे हैं। सुरेंद्र प्रसाद यादव इस बार उनके पुत्र किस्मत आजमा रहे हैं, क्या आपका आकलन कहता है? देखिए, बेलागंज में निश्चित रूप से जो जितनी उम्मीद पाल रखी थी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने, वैसा होता हुआ नहीं दिखा। क्योंकि देखिए, हम अगर बेलागंज के स्पेसिफिक बात करें तो वहाँ पर हम उसको दो हाफ में देखेंगे वहाँ के वोटिंग को, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में निश्चित रूप से मुस्लिम का जो अभी नीलकमल जी ने कहा कि वो आरजेडी की ओर उसका था, लेकिन सेकंड हाफ जैसे ही हुआ उसके बाद में आपको जो जनसुराज ने जो उम्मीदवार दिया था मोहम्मद अमजद, तो वो उस ओर भी जाता हुआ आपको दिखाई पड़ा। तो वो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ करके वहाँ पर गड़बड़ बहुत बड़ा हुआ है। और देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी में महागठबंधन को अपना किला, अपना दुर्ग बचाने के लिए वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जैसे कद्दावर नेता जो अस्वस्थ हैं, उनकी भी वहाँ पर सभा करानी पड़ी। वह भी छोड़ दीजिए, मरहूम पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र को, ओसामा साहब को वहाँ पर 2 दिन कैंप करना पड़ा। तेजस्वी यादव लगातार वहाँ जाते रहे। तो यह सब कहीं ना कहीं बेचैनी दिखाई पड़ रही थी कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ा डेंट लगता हुआ दिखाई पड़ रहा। और हम इसी तरह नहीं करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिएगा कि जितना एक्सपेक्टेशन था महागठबंधन को, इंडिया ब्लॉक को मुस्लिम वोटर से, वैसा मुस्लिम वोट वहाँ पर नहीं किए। इस बात को आप इत्तेफाक रखिए न रखिए। रवि जी, इसमें एक चीज़ हम आपसे यह भी पूछना चाहेंगे कि क्या ओसामा जब वहाँ पर बेलागंज में गए थे चुनाव प्रचार के लिए और उस दरमियान एक मुस्लिम युवक की पिटाई हुई थी, क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ सकता है वहाँ पर बेलागंज? एग्जैक्टली वही बात हम उस पर आ रहे हैं। देखिए, इस बार के उपचुनाव में चांटा और लाठी यह बड़ा इम्पैक्ट करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। चांटा आपको बेलागंज में और दूसरा लाठी आपको रामगढ़ में। तो ये हम यही बताना चाह रहे हैं कि वो जो है सो यही बेचैनी थी और इसी बेचैनी में ही वह जो है सो वह
आपको थप्पड़ की बात हुई, चाटा की बात हुई, तो यह कहीं ना कहीं दर्शाता है। और लालू प्रसाद यादव कहीं सभा करने लायक हैं क्या? आप देखिए किस तरीके से उनको जाना पड़ा, क्योंकि वो देख रहे थे, समझ रहे थे कि वहां पर क्या हो रहा है। और लालू लालू यादव सिर्फ वहीं गए थे ऐसी बात नहीं है, कोडरमा भी गए थे। वो कोडरमा हाँ, भी नहीं, गए थे सुभाष यादव के पक्ष बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल हम कह रहे हैं, वही हम पर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव देखिए पिछले लोकसभा के चुनाव में भी जब हुआ, वो एक ही जगह गए थे, सिर्फ अपनी बिटिया के लिए गए थे, रोहिणी आचार्य के लिए सारण छपरा गए थे, वो बाकी कहीं नहीं गए थे वो। इस बार देखिए उनके पार्टी की प्रतिष्ठा, उनका स्टिक दाव पर लगा हुआ था, तो इस लिहाज से वह कोडरमा झारखंड में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा बेलागंज में गए, और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जनसुराज ने जो मोहम्मद अमजद को जो प्रत्याशी बनाया, वो देखिए वो कहीं ना कहीं सबको जो समीकरण है उसको बिगाड़ता हुआ दिखाई पड़ा। देखिए वहां से ओवैसी की पार्टी से भी पहले शायद वो जेडीयू के सिंबल पर वहां से चुनाव भी लड़ चुके हैं। हाँ लड़ चुके हैं। देखिए वहां पर सबसे बड़ी बात है, वहां पर ओवैसी की पार्टी से भी प्रत्याशी हैं मोहम्मद जमील अली करके, लेकिन कहीं उनकी चुनाव में चर्चा हुई क्या? कहीं चर्चा नहीं हुई। तो ये जो समीकरण है, विश्वनाथ यादव आरजेडी से थे, सुरेंद्र यादव के पुत्र थे, और वहां पर उनको अपना, और सुरेंद्र यादव को कहना पड़ा कि हम अपना तीसरा नेत्र खोलेंगे। तो यह सब कहीं ना कहीं बौखलाहट, औखलाहट, घबराहट दिखाई पड़ रही थी राष्ट्रीय जनता दल में। और वहां पर 75 से 80 हजार के लगभग आसपास मुस्लिम वोटर हैं, तो वो एक उसी में तो डेंट लगा बड़ा, और यही परेशानी का सबब हुआ आपको आरजेडी के लिए। मतलब आपके मुताबिक बेलागंज में मुस्लिम वोटरों में बिखराव देखने को मिला है। जनसुराज ने भी मुस्लिम वोट लिया है, चूंकि कैंडिडेट भी मुस्लिम थे, और आरजेडी जो हमेशा से माई समीकरण के लिए जाना जाता है, तो उसको भी वोट मिला है। तो मनोरमा देवी को भी वोट मिला, जो जेडीयू प्रत्याशी हैं, अच्छा, उनको भी मिला। देखिए वो वहाँ तो यादव के बीच में लड़ाई थी, तो एम वाई समीकरण की बात होती है, तो देखिए मुस्लिम हमेशा स्ट्रेटजिकल वोट करते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा। वो देख रहे थे कि अगर यदि हम आरजेडी को वोट करते हैं और हमारे कैंडिडेट लूज करेंगे, तो वो उस पर वो दाव, इसीलिए उन्होंने लास्ट मूवमेंट में हम वही बोले कि इसको फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ सेगमेंट में बांट करके देखिएगा बेलागंज का स्पेशली को विधानसभा चुनाव को, तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। आपके मुताबिक एज किसको मिलता हुआ दिख रहा मनोरमा है? देवी को, जेडीयू प्रत्याशी एक्स एमएलसी हैं, वो निश्चित रूप से उनका विन विन सिचुएशन दिखाई पड़ता है वहाँ। चलिए, मनोरमा देवी के बारे में इनका आकलन करता है, बिल्कुल एक आपका और क्या? बिल्कुल हम सहमत हैं रवि जी की बात से, लेकिन सुरेंद्र यादव का जो वहाँ पे वर्चस्व है और जो उनका बाउंड्री वॉल है, आज भी उसके घर के आसपास जो जाता है उसकी क्या शामत होती है, ये वहाँ के ग्रामीण जो हैं वो खुद बताते हैं, ये हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो जो कॉकस है, जो उनका टेरर है वहाँ पर, इस बार वहाँ की जनता, हमको लगता है कि ये ठान लिया है कि इनके कॉकस को ख़त्म कर देना है। तो अब रवि जी जो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से वोट का जो शेयर हुआ है और जिस प्रकार से मुस्लिम वोटर बटे हैं कि नहीं, ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन एज तो जाहिर तौर पर अभी जेडीयू का दिख रहा है। खैर देखिए, लगातार जो चुनाव जीतता है उसको एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है। रीजन्स बहुत सारे होते हैं, मतलब वोटिंग पक्ष में होने के लिए या फिर विपक्ष में होने के लिए। खैर, अब तीसरी सीट की चर्चा करते हैं। मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं इमामगंज सीट से। जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट कह सकते हैं उसको है, वहाँ पर क्या स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? देखिए वहाँ पर मांझी वर्सेस मांझी की लड़ाई हुई है। जीतन मांझी जो बड़ा माने वीवीआईपी कैंडिडेट कह लीजिए, वो उसके बाद से रोशन कुमार मांझी और राजेश मांझी आरजेडी प्रत्याशी। उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पर जनसुराज ने फिर वहाँ पर जो प्रत्याशी दे करके झोलझाल कर दिया। झोलझाल ऐसे किया, वहाँ पर जितेंद्र पासवान को, जो चिकित्सक हैं, वो चिकित्सक बोले जाते हैं, ग्रामीण चिकित्सक ही हैं, जो भी हैं, जो लोग माने जो चर्चा है, लेकिन बहुत तरह की बातें लेकिन उस पर हमको नहीं जाना है। लेकिन वो चिकित्सक हैं और अभी तक उनके खिलाफ देखिए अभी तक कोई मामला नहीं आया है। ये सबसे बड़ी बात है कि कोई किसी का बच्चा, अगर यदि गांव में अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है तो वही इलाज करते हैं, तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि उनकी पैठ कहाँ तक होगी, यह समझने वाली बात है। और ऐसे में चिराग पासवान का प्रचार प्रसार करने वहाँ नहीं जाना इमामगंज, ये सबसे बड़ा बात है। देखिए उसमें एनडीए में कहीं जिस तरह से जीतन राम मांझी के बयान हो, उस पर देखिए चिराग पासवान का हमेशा उलट बयान होता था। यह एकदम ओपन फैक्ट्स है, यह पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जीतन राम मांझी का यह कहना कि रामविलास पासवान के बारे में जो उन्होंने बयान दिया कि पशुपति कुमार पारस ही यह हैं,
माने इनके सही में इनको जो जगह रिक्त हुई है उसके हाँ उत्तराधिकारी की बात हुई, तो यह कहीं ना कहीं चिराग पासवान के कलेजे पे हिट किया ये, और इसी लिहाज से हमको जहाँ तक समझते हैं वह प्रचार प्रसार करने नहीं गए। तो यह एक बड़ी बात है, और पासवान समाज का वोट नहीं जाना माने आपको दीपा माझी के पक्ष में, यह भी कहीं कहीं क्योंकि बड़ा डेंट लगा है वहां पर। एक मतलब एक तो जनसुराज के कैंडिडेट पासवान बिरादरी से हो गए, दूसरा जो पासवान के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में कहे जाते हैं बड़ा चेहरा है। रामविलास पासवान के उत्तराधिकारी भी मानते हैं चिराग पासवान, वो भी नहीं गए। तो आपके मुताबिक इसका थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है एनडीए कैंडिडेट को, हम कैंडिडेट को, जीतन राम मांझी की बहू को? निश्चित रूप से उठाना पड़ सकता है वहाँ पर। हमारी समझ से अब देखिए, अब तो ऐसे तो जब ईवीएम में सबका किस्मत बंद है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, जो जानकारी मिल रही है वहाँ पर ग्राउंड जीरो से जो मिली, उसमें यही लग रहा है कि आरजेडी प्रत्याशी को वहाँ एज मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए, इस पर इमामगंज के बारे में बोल रहे हैं, आरजेडी प्रत्याशी बढ़त बढ़ाए हुए हैं, आपके मुताबिक क्या है? देखिए, ये रवि जी का आकलन हो सकता है, और इन्होंने जब कहा कि चिराग पासवान वहाँ नहीं गए और जीतन राम मांझी के पक्ष में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो आप एक चीज़ समझिए कि दलित का नेता होने का, और वो जो है वो दोनों नेताओं के बीच में अभी चल रहा है, एक टसन चल रहा है। तो आप बीच में आप देखेंगे कि जब दलितों में जो क्रीमी लेयर में आ चुके हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, इस तरह की जब बात हुई थी, जीतन राम मांझी ने समर्थन किया था। लेकिन इसी चीज़ को चिराग पासवान ने कहा था कि क्यों छोड़ दें हम, तो यहाँ कंट्राडिक्टरी थी। और दूसरी बात कि अगर चिराग पासवान वहाँ नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मांझी का जो वो एक परंपरागत सीट रही है उनकी, कई बार वहाँ से जीत चुके हैं, तो कई बार वहाँ से जीत चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी बहू अगर वहाँ पे चुनाव लड़ रही है तो जीतन राम मांझी का मान नहीं रखेगी वहाँ का जनता, क्योंकि वो जनता से काफ़ी जुड़ाव उनका हो चुका है ऑलरेडी। तो ये हमको ये लगता है कि टक्कर में है। और जहाँ तक बात है कि जनसुराज का, तो जनसुराज की स्थिति अब देखने वाली बात होगी कि वो किस हद तक रहता है, लेकिन हमें ये लगता है कि टक्कर में है, वो हाँ बच सकती है, और जीतन राम मांझी अपनी साख का और अपने जो इतने साल का जो उनका सीट पर दबदबा रहा है उसे बचाने में कामयाब रहेंगे। खैर चलिए, एक अंतिम सीट है, चौथी सीट है रामगढ़ की, जहाँ से सुधाकर सिंह पिछली बार चुने गए थे, वो अब सांसद बन चुके हैं, वहाँ पर कैसी लड़ाई देख रहे हैं? नहीं, हम तो शुरू में ही हम लोग बात के चर्चा में ही कहे कि 2 सीट बेलागंज और जो है सो रामगढ़ कि यहाँ पर आपको चाटा और लाठी की बात हुई थी, तो यही लाठी वाली बात यहीं पर आपको सुधाकर सिंह, जिनके कारण यह बक्सर लोकसभा में है, और देखिए एंटी इनकम्बेंसी के कारण ही लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को लूज करनी पड़ी, इस बात को समझना पड़ेगा। और यही एंटी इनकम्बेंसी इस बार भी दिखाई पड़ रही है। सुधाकर सिंह का भी कार्यकाल ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन वह लिगेसी चली आ रही है उनके पिताश्री की, उनके बाद, तो यह इससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी है, और राजपूत वर्सेज राजपूत ही है इस सीट पर टसल। तो इसमें आप जो एमवाई समीकरण की बात सब लोग करता है, तो यहाँ पर राजू यहाँ पर आपको सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी से यहाँ प्रत्याशी हैं, और वह अंबिका यादव पूर्व एमएलए जो रामगढ़ से रहे, कभी जगदानंद सिंह के शागिर्द हुआ करते थे, तो वो, और आरजेडी से ही वह इस सीट में 2010 में वह जीते थे इस सीट पर, अंबिका यादव, उन्हीं के भतीजा हैं सतीश यादव, जो हाथी पर सवार होकर के चले आए हैं। और ये सबसे बड़ी बात है इस सीट की खूबसूरती ये है रामगढ़ की कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा होने के कारण आपको यहाँ पर रोटी बेटी, रहन सहन, खान पान, शादी विवाह, सब कुछ उत्तर प्रदेश से ही, माने आप बोलचाल भी देखिए वही होता है ऑलमोस्ट। तो इस परिस्थिति में जो, और पिछली बार भी बसपा 2 नंबर पर रही थी, तीसरे नंबर पर कुछ सैकड़ों हजार वोट के अंतर से ही बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, चूंकि 1000 के आसपास के वोट से ही, 1000-1500 के वोट से जीते थे सुधाकर सिंह। तो इस तरीके से बसपा पिछली बार भी फाइट में थी। हाँ वही कह रहे हैं, तो इस बार आपको यहाँ पर लड़ाई बहुजन समाजवादी पार्टी वर्सेस अशोक कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी के बीच में इस सीट पर दिखाई पड़ रही है, एकदम स्पष्ट इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो, यहाँ पर भी आपको मुस्लिम मतदाता हैं, यहाँ पर भी मुस्लिम मतदाता हैं, यहाँ पर 35,000 के आसपास यहाँ पर मुस्लिम मतदाता हैं, तो ये भी जो है सो वोट टर्न हुआ है। तो ये मुस्लिम मतदाता का किधर वोट टर्न होगा, ये यादव ही हैं खुद, तो ये कहाँ जाएगा। और अंबिका यादव की भी अपनी पकड़ है, एक्स एमएलए रहे हैं। मतलब आपके मुताबिक वहाँ पे टक्कर बीएसपी और बीजेपी में है, बिल्कुल। आरजेडी फैक्टर बहुत ज़्यादा नहीं है, और जनसुराज
देखिए जनसुराज तो वहां पर कुशवाहा समाज को दिया बिगाड़ने के लिए, तो वह किसका बिगड़ेगा वहां? भारतीय जनता पार्टी का कुशवाहा बिगड़ेगा। और कुशवाहा पर देखिए कहीं ना कहीं महागठबंधन भी, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 9 उम्मीदवार दिया था कुशवाहा, सब माने इंडिया ब्लॉक से पूरे बिहार में, तो आप इसको समझ सकते हैं, उस पर भी कुशवाहा पर भी महागठबंधन की भी नज़र है, इंडिया ब्लॉक की भी नज़र है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अब कुशवाहा, जो सुशील कुशवाहा है, वह किसका खेल बिगाड़े, आरजेडी के मने मने बिगाड़े, या फिर वो किसका भी भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़े, यह देखने वाली बात है। लेकिन वोट वहां पर बड़ा सटीक से, मैंने आपको मस्त हाथी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, मस्त हाथी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब रवि जी कह रहे हैं कि मस्त हाथी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाथी चारा कहाँ से खा रहा है, अपना पेट कहाँ से भर रहा है? जाहिर तौर पर महागठबंधन का वोट, अगर एमआई समीकरण इंटैक्ट है तो वो महागठबंधन का ही वोट काटेगा। अगर महागठबंधन का वोट काट रहा है बीएसपी, अगर हाथी वो, तो जाहिर तौर पर आप देखिएगा कि एनडीए को फायदा होगा। वहाँ जहाँ महागठबंधन का वोट गड़बड़ाया, वहाँ एनडीए को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका वोट भी है, इंटैक्ट है, एमवाई समीकरण एकदम इंटैक्ट है। अगर वो कटता है तो आरजेडी या महागठबंधन वहाँ पे कमजोर होते हैं। तो अब यह देखना है कि लेकिन इसी परिस्थिति में पिछले बार दूसरे नंबर पे बीएसपी रही थी, पिछली बार भी बिल्कुल दूसरे नंबर पे अगर रही हो, तीसरे नंबर से मेरे ख्याल से थी, दूसरे नंबर पर कुछ 100 वोट से पीछे रह गए थे बीजेपी के, हाँ, तीसरे तो नंबर वो तीसरे नंबर पे। लेकिन आप उसमें भी देखिए कि बीजेपी और बीएसपी में अगर कंपेयर कीजिएगा, तो उस समय अगर उस टाइप से नहीं था, लड़ाई नहीं था, अगर दूसरे नंबर पे थे, तो किसका वोट काटे होंगे वो? तो अगर इस बार ज़्यादा काट लिया, बीएसपी ज़्यादा वोट काटी होगी, तो बीएसपी हो सकता है कि जीत जाए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ये जो उपचुनाव होते हैं, ये सेमीफाइनल माना जा रहा था। उपचुनाव में आप देखिएगा कि वोटर उदासीन होते हैं। 3 सीट महागठबंधन के पास थी, इस 4 सीट में से 1 एनडीए के पास थी। तो ऐसे में देखा जाता है कि उपचुनाव में वोटर जो है उदासीन होते हैं। लेकिन इस बार वोटर टर्नआउट जो हुआ है, वो आप देखिए कि आपके बेलागंज में, रामगढ़ में वोटर जो है वो ज़्यादा संख्या में निकल के आए हैं पिछली बार से ज़्यादा। तो इस बार उदासीन नहीं है, बल्कि अग्रेसिव होकर के वोट किए। उदासीन भी रहते हैं। एक दूसरा भी ट्रैक रिकॉर्ड है कि अमूमन जो सत्ता पक्ष, मतलब सत्ता जिसके पास रहती है, अमूमन परिणाम उसी आसपास में भी रहता है। बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि भाई सत्ता जिसकी रहती है, अगर वहाँ पे फिर उपचुनाव हो रहे हैं तो वोटर उदासीन होती है कि चलो सत्ता तो आई है। लेकिन जहाँ पर महागठबंधन के लोग जीते हुए थे, वो सीट खाली हुई है, वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं और वहाँ एग्रेशन के साथ वोटर निकल के आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि इसका मतलब है आइदर जनता या तो पूरा पलटना चाहती है, या फिर ये चाहती है कि नहीं, हमको इन चारों सीटों पर महागठबंधन को ही रखना है और हमको एनडीए को बाहर करना है। दोनों चीज़ें हो सकती है। अब लेकिन पक्ष जो नज़र आ रहा है अभी फिलहाल जो देखने में, कि एनडीए के खाते में नज़र आ रहा है सारा चीज़। अब तो 23 तारीख को ही ये पता चलेगा कि आखिर जनता का मूड क्या था। तो मूड भांपने के लिए और नतीजा जानने के लिए तो 23 तारीख का इंतजार करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपने ऑब्जर्व किया, जो हम लोगों ने देखा, सुना, समझा, जो फीडबैक मिला है, उसी आधार पर हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल 23 तारीख को सटीक जो इन्फॉर्मेशन नहीं, नतीजे ही सामने आ जाएंगे कि किसको कितने वोट मिले हैं, कौन कितने से जीता है। ये सिर्फ हम लोग का महज आकलन है, जो कि हमेशा चुनाव और वोटिंग के होने के बाद हम लोग करते आए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, रवि उपाध्याय सर ने जो जानकारी दी, नीलकमल जी ने जो जानकारी दी, आपको क्या लगता है कि इसमें भी कुछ उलटफेर हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।